अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उसामा कदीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट इन्फो। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं या कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस? Those solutions which boils at constant temperature without any change in composition is called azeotropic solution. So ये थी guys azeotropic solutions की definition। हम इन्हें further explain करते हैं कि कौन से solutions azeotropic हो सकते हैं और कौन से solution azeotropic नहीं हो सकते। So guys, first of all, ideal solution कभी भी azeotropic solution नहीं हो सकते। ideal solution नेवर बी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। इसकी वजह यह है कि आइडियल सॉल्यूशंस हमेशा रोल्स लॉ को ओबे करते हैं और एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कभी भी रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसके अलावा एजियोट्रोपिक कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को हम कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हल नहीं कर सकते, क्योंकि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। हम लोग जस्ट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन के जरिए ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो सीरीज बना रहे हैं। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन भी एक प्योरिफिकेशन टेक्निक ही है। हम इसमें डिफरेंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस को प्योरीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेपरेट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब हम इंडिविजुअली तौर पे इन दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। गाइज, लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर हम लोग दो डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्सअप करते हैं और डिफरेंट कंपोजिशंस के ऊपर मिक्स करते हैं। और जब हम उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं हमारे पास जो उनका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम आता है। मिसाल के तौर पे हम लोग वाटर ले लेते हैं और एथेनॉल ले लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हम वाटर और एथेनॉल को इस कंपोजिशन के ऊपर, इस रेशो के ऊपर मिक्स करते हैं, मसलन हमने वाटर लेना है 4.03% और एथेनॉल लेना है 95.97%, ये भी एक फार्मूला के तहत हम निकालते हैं। तो हम इनको जब मिक्स कर लेते हैं हमारे पास इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है 78.15 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 78.37 से भी कम है और 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए हम इसकी सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। गाइज, सेकंड एग्जांपल में भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर एथेनॉल ले लें और बेंजीन ले लें और हम इन दोनों को मिक्सअप करें, तब हमारे पास जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो भी इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम ही आएगा और ये भी एक एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन अगर हम इनको इस रेशियो के ऊपर आपस में मिक्स करें, यानी कि एथेनॉल हम 32.47% लें और बेंजीन हम 67.6% लें, तब हमारे पास एक एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन आएगा। अदरवाइज इनके बॉइलिंग पॉइंट में वाजिया डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ वाटर और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट में वाजिया डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों को सेम, मतलब 1 मोल हम वाटर ले लेते हैं, 1 एथेनॉल ले लेते हैं, तब हम इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए भी अलहदा कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मगर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होते ही ऐसे सॉल्यूशन है, मतलब जब वो वेपोराइज होंगे, अगर हम इनका ये वाला सॉल्यूशन वेपोराइज करते हैं तो हमारे पास यहाँ वेपर्स के अंदर वाटर भी होगा और एथेनॉल भी होगा। ये दोनों के दोनों हमारे पास जो इस रेशियो के ऊपर हम मिक्सचर हासिल करेंगे, ये एक ही बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपोराइज हो रहे होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। सेम इसी तरह हम अगर इस रेशो के ऊपर इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास एक एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 67.8 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि बेंजीन और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ये भी लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर है।
सेम ऐसे ही गाइज थर्ड एग्जांपल है, अगर हम वाटर और पायरिडीन ले लें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और पायरिडीन का 115 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब अगर हम इनको इस रेशियो के ऊपर आपस में मिक्सअप करें, यानी कि हम वाटर 43% लें और पायरिडीन 57% लें, तब हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट 92.6% आएगा और ये एक हमारे पास एज़ोट्रोपिक सोल्यूशन बनेगा। अब गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाने की रीज़न क्या है। इसकी रीज़न है इनके दरमियान की अट्रैक्शन फोर्सेस। मतलब वाटर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसी तरह एथेनॉल के अंदर एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से आपको पता है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वाटर और एथेनॉल के दरमियान बॉन्डिंग होती है और ये फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। इसी वजह से जो हमारे पास लो बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट उनके रिएक्टेंट से कम होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। गाइस इनकी एग्जांपल में सबसे पहले अगर हम लोग वाटर और नाइट्रिक एसिड को आपस में मिक्सअप करें, और इसमें भी हमने स्पेसिफिक रेशियो से मिक्स करना होता है। मतलब अगर हम वाटर 32% ले लें, नाइट्रिक एसिड हम 68% ले लें, तब हमारे पास एक एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन आएगा। मगर ये हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 125 डिग्री सेल्सियस आएगा, जबकि नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस था और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। इसके प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के इनिशियल प्रोडक्ट से इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से ये हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सेकंड इसकी एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म और अगर हम एसीटोन को ले लें और हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को इस रेशियो के ऊपर, मतलब क्लोरोफॉर्म 80% और एसीटोन 20% को मिक्स कर दें, तब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस आता है, जबकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 56 डिग्री सेल्सियस है और क्लोरोफॉर्म का 61। मतलब इसके प्रोडक्ट का भी बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न भी पिछले से मिलती जुलती है। मतलब इसके अंदर अगर हम लोग देखें, क्लोरोफॉर्म बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन होगी, इसके अंदर एसीटोन होगी, जबकि इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान बॉन्डिंग आ जाएगी, जो कि ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। आप प्लीज़ ये बात क्लियर कीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इनकी अट्रैक्टिव जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस को जो कि एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशंस हैं इन्हें सेपरेट आउट कैसे करते हैं, हमने इन्हें प्योरीफाई कैसे करना है। हम इन्हें लैब के अंदर अगर हमें इन्हें प्योरीफाई करना पड़ जाए, इन्हें सेपरेट करना पड़ जाए, इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ जाए, तो अब हम लोग कैसे इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गाइस इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन का क्या प्रोसीजर है और ये कैसे इस्तेमाल होती है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस ये है एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के सबसे पहले हम लोग एक चैम्बर लेते हैं जिसे हम लोग एज़ोट्रोपिक चैम्बर या एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन टैंक का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हम लोग गिवन सॉल्यूशन देते हैं, गिवन सैंपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने जो सैंपल लिया वो जो एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन लिया वो एसिटिक एसिड और वाटर का मिक्सचर था। हमने वो इसके अंदर ले लिया, एज़ोट्रोपिक हमने सॉल्यूशन इसके अंदर एज़ोट्रोपिक टैंक के अंदर ले लिया। इसके अंदर गाइस यहाँ से हम लोग इसे हीटअप कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी डिस्टिलेशन के अंदर हीट बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि हम लोग मोस्टली सेपरेशन बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे ही कर रहे होते हैं। अब हम लोग इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट या आप लोग इसे सॉल्यूशन कह लें, एक ऐसा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट लेते हैं जो कि इनके अंदर सेपरेटर का काम करता है। हम इसे एज़ोट्रोपिक सेपरेटर का नाम भी देते हैं। फ़र्ज़ करें हम लोग इसमें ईस्टर लेते हैं। हमने ये कंपोनेंट ऐसा लेना है जो कि
इनमें से एक कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व हो, या एसिटिक एसिड के अंदर या वाटर के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि एसिटिक एसिड से ज़्यादा ईस्टर वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, सो हम लोग इसके अंदर ईस्टर को मिक्स कर देंगे। ईस्टर को मिक्स करने से वाटर और ईस्टर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे और एसिटिक एसिड सेपरेट आउट हो जाएगा आपके पास इस जगह पे। सो यहाँ पे आपके पास एसिटिक एसिड तो सेपरेट आउट हो गया सिंपली, लेकिन क्योंकि साथ के साथ हीट अप हो रहा है काम, सो यहाँ पे जिनका बॉइलिंग पॉइंट अब यहाँ पे वीक हो जाएगा वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ईस्टर और वाटर वेपोराइज हो जाएंगे और हमारे पास एसिटिक एसिड सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन गाइस हो सकता है कि हमें एसिटिक एसिड को प्योरीफाई ना करना हो, हमें इसके दूसरे कंपोनेंट को प्योरीफाई करना हो, हमें वाटर को प्योरीफाई करना हो, सो हम लोग इसके मज़ीद ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ से वेपर्स इस कंडेंसर के अंदर आते हैं, यहाँ ये कंडेंसर लगा होता है, ये कंडेंस करता है वेपर्स को और इससे ये वेपर्स इस टैंक के अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये दो लेयर्स बनाते हैं, यहाँ दो लेयर्स बनती हैं। एक के अंदर एक होती है वाटर रिच लेयर, यानी कि जो नीचे वाली लेयर होगी इसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा, जबकि ऊपर वाली लेयर के अंदर ईस्टर ज़्यादा होगा। ये ईस्टर रिच लेयर कहलाती है, या मतलब इस ईस्टर की जगह कोई जो भी कंपोनेंट होगा हम उसका नाम यूज़ करेंगे। सो हम लोग यहाँ से तो ईस्टर को इजेक्ट करते हैं और दोबारा ईस्टर को इस प्रोसेस के अंदर यूज़ कर लेते हैं। जबकि वाटर रिच लेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिच होता है मगर प्योर नहीं होता, सो इस वजह से इसके अंदर अभी ईस्टर मिक्सअप होता है, सो हमने इसको अगेन डिस्टिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग, क्योंकि यहाँ ईस्टर और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में वाज़ेह डिफरेंस होता है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सिंपल डिस्टिलेशन के ज़रिए भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो हम लोग इसे सिंपल डिस्टिलेशन चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं और इसे स्टीम प्रोवाइड करते हैं। स्टीम से हमारे पास जो ईस्टर होता है वो वेपोराइज हो जाता है, जिसे हम दोबारा कंडेंसर में ले आते हैं और दोबारा इस प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं, जबकि हमारे पास वाटर नीचे से सेपरेट आउट हो जाता है। सो इस तरह हमारे पास एसिटिक एसिड यहाँ सेपरेट हो गया और वाटर यहाँ सेपरेट हो गया इस कंप्लीट कंपोनेंट में। क्योंकि ये कंटिन्यूस कंपोनेंट है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सो इसमें ईस्टर इस प्रोसेस के अंदर ही यूज़ होता रहेगा इस तरह सर्कल के अंदर। मतलब यहाँ ऐड होगा, यहाँ से फिर निकलेगा और यहाँ से ऐड हो जाएगा और यहाँ से भी दोबारा ऐड हो जाएगा। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो ये था एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स। सो गाइस इस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन को बाय एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन सेपरेट आउट कर सकते हैं। हम लोग उन्हें प्योरीफाई कर सकते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।